हाउस ऑफ वैक्स मूवी के शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जहां एक औरत एक बर्तन में वैक्स उबाल रही होती है जो कि किसी मांस के फ्रेम में लगाती है। उसके दो बच्चे होते हैं, एक जो आराम से बैठ के नाश्ता कर रहा होता है और दूसरा काफी शैतान होता है। वहाँ उसे काबू करने की कोशिश किया जाता है लेकिन वो बच्चा अपने ही माँ को नोच लेता है। फिर सीन शिफ्ट होती है जहाँ हम कुछ नौजवान लड़के और लड़कियों को देखते हैं। वो सब एक दूसरे के दोस्त होते हैं जिनके नाम है कार्ली, वेड, पेज, ब्लैक, डेल्टन और निक होता है। यहाँ कार्ली और निक दोनों जुड़वे भाई और बहन होते हैं। ये लोग यहाँ एक फुटबॉल मैच देखने जाने की प्लान कर रहे होते हैं। फुटबॉल मैच शहर से काफी दूर हो रहा था, इसलिए वो लोग सुबह तक वहाँ पहुँचने के लिए रात को ही अपनी गाड़ियों से निकल जाते हैं। वो लोग रास्ते में काफी मजे करते हुए जा रहे थे, तभी उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जहाँ द हाउस ऑफ वैक्स लिखा होता है। फिर काफी रात हो जाने पर वो लोग रास्ते पे किसी जगह पे रुक के कैंप लगाने की सोचते हैं। फिर वो लोग वहाँ एक जगह पे मजे से अपनी कैंपिंग करने लगते हैं और कैंपिंग के मोमेंट को भी काफी एंजॉय करते हैं। तभी जंगल की ओर से एक अजीब सी बदबू आती है जैसे कि किसी की लाश सड़ गई हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बदबू कम हो जाती है जिससे वो लोग उस पर ज्यादा ध्यान ना देके वापस अपनी एंजॉयमेंट में लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक ट्रक आ पहुँचता है जो उनकी ओर लाइट डाल के रखता है। ब्लैक उसे अपनी लाइट्स बंद करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो नहीं मानता निक एक बोतल से उसकी लाइट फोड़ देता है जिससे वो ट्रक वाला वहाँ से चले जाता है। आखिर वो ट्रक वाला कौन था वो हमें आगे पता चलेगा। फिर वो लोग उसे इग्नोर करते हुए थोड़ी देर बाद सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ कोई आता है, इसलिए कार्ली को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वापस सो जाती है। फिर अगली सुबह वो लोग काफी देर से उठते हैं। वहाँ उन्हें अपनी मैच के लिए जल्दी से निकलना था, इसलिए वो लोग अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन तभी वेड देखता है कि उसके कार की फैन बेल्ट टूट गई है जिसे वो थोड़े दिन पहले ही लगाया था। वो कहता है ये तो बिल्कुल नया था, फिर ये कैसे टूट गया। दूसरी ओर जंगल में कार्ली और पेज टॉयलेट करने गई होती है। वहाँ उन्हें वापस वही बदबू आती है जो पिछले रात को आ रही थी। फिर वो लोग आखिर में चेक करने चली जाती है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। वो दोनों बदबू को फॉलो करके आगे जा ही रही होती है। तभी कार्ली का पैर फिसल के वो एक बड़े गड्ढे में गिर जाती है जहाँ हिरनों का लाश पड़ा हुआ था। वो वहाँ बुरी तरह से फंस गई होती है जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज सुन के बाकी लोग वहाँ आ जाते हैं। फिर वेड उसे बाहर निकालता है। तभी वहाँ एक ट्रक आ पहुँचता है जहाँ वो ट्रक वाला और भी कई सारे हिरनों का लाश ला के फेंकता है। तभी वो लोग उसे नीचे पड़े हुए उस हाथ के बारे में पूछते हैं। फिर वो ट्रक वाला उस हाथ के पास जाता है और उसे बाहर निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये किसी पुतले का हाथ है, कोई इंसान का हाथ नहीं। वहाँ उन लोगों को मैच के लिए देर हो रहा था, इसलिए ब्लैक उन्हें जल्द ही निकलने के लिए बोलता है, लेकिन उनकी एक कार खराब हो चुकी थी जिससे वो ठीक किए बगैर जा नहीं सकते थे। तभी वो ट्रक वाला उनकी बात सुन के कहता है, यहाँ पास में ही एक गैस स्टेशन है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ तक लिफ्ट दे सकता हूँ और तुम वहाँ से अपनी फैन बेल्ट ले सकते हो। वेड और कार्ली उस ट्रक वाले के साथ फैन बेल्ट लेने चले जाते हैं और बाकी लोग फुटबॉल मैच देखने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में काफी ट्रैफिक मिलता है। वहीं दूसरी ओर हम उस ट्रक वाले को देखते हैं जो कार्ली को ऊपर से नीचे तक गंदी नजरों से देख रहा होता है। वो उन्हें अपनी एक खंजर दिखाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो कितना खतरनाक आदमी है। कार्ली और वेड गाड़ी रुकवा के अब बेदल ही गैस स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। जब वो लोग जाके देखते हैं गैस स्टेशन पे कोई नजर नहीं आता, तभी उसे पेज की कॉल आती है और वो बताती है ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो लोग वापस आ रहे हैं। जिसपे कार्ली कहती है ठीक है, आज का प्लान वापस कैंपिंग होगा, लेकिन उस बदबू वाले जगह से दूर। फिर वो लोग एक चर्च देखते हैं और वहाँ घुस जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ किसी का फ्यूनरल सेरेमनी चल रहा था जिससे उन्हें अंदर डिस्टर्ब होता है, लेकिन वेड वहाँ सॉरी कह के बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर खड़े थे तभी अंदर से एक आदमी आता है जिसका नाम वो होता है। चर्च में उसी की माँ का फ्यूनरल सेरेमनी चल रहा था। वेड उसे वापस सॉरी कहता है, लेकिन वो गुस्से से वापस अंदर चले जाता है। इस बात से उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर वो लोग आगे चले जाते हैं और तभी उन्हें हाउस ऑफ वैक्स दिखता है जो कि पूरी तरह से वैक्स से बना हुआ था। बाहर क्लोज लिखे जाने के बावजूद वो लोग अंदर घुस जाते हैं। अंदर से वो घर काफी शानदार होता है और वहाँ कई सारे सामान होते हैं और कुछ मूर्ति भी जो कि सिर्फ वैक्स में बनी होती है। वो सब दिखने में इतनी असली होती है कि कोई भी धोखा खा जाए। कार्ली दीवार में लगी एक न्यूज़पेपर पढ़ती है जहाँ लिखा होता है टूडी नाम की एक औरत और उसकी हस्बैंड ने इस जगह को बनाया था। और कार्ली वहाँ रखी कुछ सामान उठा के देखती है, वहाँ किसी विल्सन का नाम लिखा होता है जिससे पता चलता है कि वो सब किसी विल्सन ने बनाया था। फिर कार्ली जब दूसरे कमरे में जाके एक मिरर को साफ करने लगती है, मिरर में वो किसी को देखती है जो पीछे खिड़की से झांक रहा था। उसे देख कार्ली काफी डर जाती है। जब वेड जाके वहाँ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर जब कार्ली पीछे मुड़ के देखती है तभी वहाँ उसे एक डरावना पुतला दिखाई देता है जिससे वो काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो
वो दोनों वहाँ से जाने की सोचते हैं और वो लोग वापस उस गैस स्टेशन में आ पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें वापस वो मिलता है जो उस गैस स्टेशन का मालिक था। जब वेड अपनी गाड़ी के फैन बेल्ट के बारे में पूछता है तो वो उसे कहता है कि उसके गाड़ी के साइज का फैन बेल्ट नहीं है और कहता है उसके घर में कुछ फैन बेल्ट पड़े हुए हैं, चलो वहाँ जाके देखते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। फिर कार्ली और वेड वो के साथ उसके घर की ओर जाते हैं। उसके घर तक पहुँचने के बाद वेड कार्ली से कहता है तुम यहीं बाहर रुको, मैं अंदर जाके फैन बेल्ट लेके आता हूँ। दूसरी ओर उनके बाकी दोस्त उस कैंपिंग स्पॉट में पहुंच चुके थे। फिर शाम हो जाने पर निक और डाल्टन वेड और कार्ली को ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें कार्ली और वेड का लोकेशन जीपीएस पर भी नहीं मिलता। वो लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें पैदल जाना था। वहाँ वेड उस घर में काफी सारी चीजों को देखता है जो वॉक्स में बनी होती है और उसी के साथ उसे कुछ सर्जरी टूल्स भी मिलता है। वहाँ कार्ली वेड का वेट करते करते परेशान हो जाती है और वो उस कार से निकल के अंदर जा रही होती है। तभी वो देखती है उस गाड़ी का हेडलाइट टूटी हुई है, जिससे वो समझ जाती है कि ये वही गाड़ी है जो कल रात उनके पास आई थी और वो गाड़ी वाला वो ही था। तभी वो वेड को बाहर आने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजाती है। हॉर्न की आवाज सुन के वेड जैसे ही बाहर जा ही रहा था तभी वहाँ लाइट चली जाती है और कोई अंधेरे में उसके पैरों पर हमला करके उसका नस काट देता है। बाहर कार्ली पेज को फोन करती है लेकिन वो किसी दूसरे काम में बिजी होने की वजह से फोन उठा नहीं पाती, इसलिए कार्ली उसे वॉइसमेल से वहाँ की सिचुएशन बताती है। तभी वो अकेले ही घर से बाहर निकलता है। उसे देख के कार्ली गाड़ी के अंदर घुस जाती है और कहती है जब वेड वापस आएगा तभी वो बाहर आएगी, लेकिन वो समझ जाता है कि शायद कार्ली सब कुछ जान चुकी है, इसलिए वो डोर खोलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कार्ली गाड़ी स्टार्ट करके पीछे से ही वहाँ से निकल जाती है। तभी वो गाड़ी अचानक पलट जाती है, लेकिन कार्ली जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से पैदल ही भाग जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कोई वेड को घसीट के ले जा रहा था जो कि एक मास्क पहना हुआ था और वो आदमी वेड को एक इंजेक्शन देता है और उसके घाव को सील देता है और उसे एक मशीन में फिट करके उसके ऊपर वॉक्स भरने लगता है, जिससे पता चलता है कि वो वेड को एक पुतले में बदलने वाला था और ये आदमी और कोई नहीं विंस्टन होता है। दूसरी तरफ हम कार्ली को देखते हैं जो कि अभी भी बो से बचते हुए भाग रही थी। भागते भागते कार्ली उस चर्च में घुस जाती है जहाँ वो पहले जा चुकी थी और वो देखती है वहाँ सब पहले की तरह ही था जो उसने कुछ देर पहले यहाँ देख के गई थी। मतलब जो उसने चर्च में सभी लोगों को देखा था, दरअसल वो सब वॉक्स में बनी हुई पुतले थे जो हूबहू इंसान की तरह लग रहे थे। कार्ली वहाँ छुपने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ भी पहुँच जाता है और किसी तरह कार्ली को पकड़ लेता है और उसे अपनी गैस स्टेशन के बेसमेंट में ले जाता है और उसे एक हॉस्पिटल बेड में बांध देता है। तभी ऊपर निक और डाल्टन उन दोनों को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। कार्ली उनकी आवाज सुन के चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी मुंह बंद कर देता है और उसके मुंह में एक सुपर ग्लू चिपका देता है ताकि वो और चिल्ला ना सके। वहाँ निक और डाल्टन अलग अलग जाके उन दोनों को ढूंढने की सोचते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों इधर उधर जाने लगते हैं तभी निक वो को उस गैस स्टेशन से निकलते हुए देख लेता है और जाके उसे उन दोनों के बारे में पूछता है, जिसपे वो साफ मना कर देता है कि उसने कार्ली और वेड को नहीं देखा है। लेकिन निक को उस पर शक होता है क्योंकि उस इलाके में सिर्फ यही एक गैस स्टेशन है और वेड और कार्ली यहीं आए होंगे। निक के नीचे ही बेसमेंट में कार्ली होती है। कार्ली निक की आवाज सुन के जैसे तैसे करके अपनी एक हाथ निकाल के उसकी एक उंगली ऊपर एक जाली से बाहर निकालती है ताकि निक उसकी उंगली को देखे और उसे बचा ले। लेकिन निक के बजाय वो उसकी उंगली को देख लेता है और नीचे झुक के उसकी उंगली काट देता है। कार्ली दर्द के मारे चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन उसके मुंह चिपके होने की वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। फिर कार्ली जबरदस्ती किसी तरह अपनी होठों को अलग करने की कोशिश करती है। फिर जैसे तैसे करके उसके मुंह खुल जाते हैं और अब वो निक को मदद के लिए चिल्लाती है। निक जैसे ही कार्ली की आवाज सुनता है वो ऊपर अटैक कर देता है और जाके गैस स्टेशन में घुस जाता है और अंदर से लॉक कर देता है। फिर जल्द ही जाके कार्ली को छुड़ा लेता है। दूसरी ओर डाल्टन उन्हें ढूंढते हुए हाउस ऑफ वॉक्स में घुस जाता है। उसे वहाँ कई सारे पुतले दिखते हैं लेकिन साथ ही उसे अचानक वेड का भी पुतला दिखता है। वेड अभी तक थोड़ा और जिंदा होता है क्योंकि उसे जिंदा ही पुतला बना दिया था। डाल्टन उसके चेहरे से वॉक्स को निकालने की कोशिश करता है जिससे वॉक्स के साथ साथ वेड का फ्लैश भी निकालने लगता है। तभी वहाँ विंस्टन पहुंच जाता है और डाल्टन पे हमला करके उसे बेरहमी से मार डालता है। वहीं दूसरी ओर निक और कार्ली बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि उस इलाके में कोई इंसान नहीं होता बल्कि सिर्फ वॉक्स के पुतले ही होते हैं। दूसरी ओर हम उस कैंपिंग साइट में ब्लैक को देखते हैं जिसे अब कार्ली का वॉइसमेल मिलता है। लेकिन तभी वहाँ विंस्टन पहुंच जाता है और ब्लैक और पेज को बेरहमी से मार डालता है। दूसरी ओर निक और कार्ली वहाँ से भाग सकते थे लेकिन वो लोग वेड और डाल्टन को ढूंढने लगते हैं। उन्हें अभी तक ये नहीं पता था
था कि वो दोनों मर चुके हैं। वहाँ निक एक दुकान का शीशा तोड़ के वहाँ रखी एक क्रॉसबो निकाल लेता है। शीशे की आवाज सुन के वो वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन निक उसके ऊपर क्रॉसबो से हमला कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। जब निक उसे जाके चेक करता है, उन्हें लगता है कि वो अब मर गया है। निक वो का गन उठा के उसके घर की ओर निकल जाते हैं और उसके घर में जाके वेड को ढूंढते हैं, लेकिन तभी वहाँ वो पहुंच जाता है जो अभी तक जिंदा होता है। उसे देख के कार्ली और निक छुप जाते हैं। तभी वो जाके अपने हाथ में लगी एरो को निकालने की कोशिश करता है। दूसरी ओर कार्ली देखती है बाहर विंस्टन ब्लैक और पेज की बॉडी को एक ट्रक में ले गया था, जिन्हें देख के वो काफी घबरा जाती है। फिर अंदर आके विंस्टन बो के साथ कुछ बातें करने लगता है। इसी का फायदा उठा के कार्ली और निक नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। नीचे आके वो लोग देखते हैं कि डाल्टन को वो लोग बॉक्स में लपेट के रखे हुए हैं। उसे देख के वो लोग काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तभी अचानक वहाँ विंस्टन आ जाता है। फिर वहाँ निक और विंस्टन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान उस जगह पे आग लग जाती है। वहाँ सारा चीज वॉक्स से बने होने की वजह से आग तेजी से फैलने लगती है और सारा हाउस ऑफ वॉक्स पिघलने लगती है। दूसरी ओर वो कार्ली के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन कार्ली उसे एक बेसबॉल बैट से मार के डालती है। दूसरी ओर निक और विंस्टन की लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही थी। विंस्टन निक को मारने ही वाला था, तभी कार्ली आके उसे चाकू मार देती है, लेकिन तभी उस फ्लोर का वॉक्स पिघलने की वजह से वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन निक और कार्ली किसी तरह बच जाते हैं और उस हाउस ऑफ वॉक्स से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो दोनों भाई अंदर ही मर जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों वही भाई होते हैं जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर अगले दिन वहाँ पुलिस और मीडिया पहुँचती है और पुलिस उन दोनों को मेडिकेशन के लिए भेजती है। यहाँ पुलिस को पता चलता है कि सिंक्लेयर फैमिली के 2 बच्चे नहीं बल्कि 3 बच्चे थे। जब निक और कार्ली वहाँ से जा रहे थे, वहाँ उन्हें वो ट्रक वाला दिखता है जो पहले कार्ली और वेड को लिफ्ट दिया था, और इससे पता चलता है कि शायद वो तीसरा भाई यही है, जिसे देख के कार्ली और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।